नमस्कार। अपने ज्योग्राफी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने जो क्लास हो रही है वो है बीए सेकेंड ईयर की। बीए सेकेंड ईयर की क्लास है, ध्यान रखना, बीए सेकेंड ईयर की। और पेपर जो है वो है राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है। राजस्थान की ज्योग्राफी अपने पढ़ रहे थे। कल हमने कंप्लीट कर लिया था राजस्थान का इंट्रोडक्शन, राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का नामकरण हो गया, राजस्थान का सामान्य परिचय हो गया, कंप्लीट हो गया। आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात कर रहे हैं और आज अपने नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखिए, भौगोलिक इकाई की बात करते हैं। भौगोलिक इकाई में राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? अगर हम बात करें, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था वो हमारे भौगोलिक चरण थे। भौगोलिक चरण में हमने पढ़ा कि राजस्थान जो है वो कितने जिले लगते हैं, कि सीमाओं पर कितने हैं, कि कौन सा अंतर्राज्यीय सीमा के साथ टच करता है, कौन सा उसका देशांतरीय विस्तार है, क्या उसका अक्षांशीय विस्तार है, या हम बात करें कितना क्षेत्रफल है और उसका नामकरण कैसे हुआ, वो हमने की बात की। आज हम बात करते हैं भौगोलिक भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश माने, भौतिक प्रदेश से अर्थ है कि वो भौगोलिक इकाई जिनसे धरातल के साथ उसका गहरा संबंध होता है, जैसा धरातल होता है उसके बारे में बात करते हैं। उसमें हम मानवीय जीवन शैली का कोई उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता। धरातल की बनावट कैसी है, धरातल के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, मुख्य वो अपने बात करते हैं भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश में देखिए, मैंने आपको बताना है कि राजस्थान को भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अगर देखें तो 3-4 प्रकार से बांटा गया है। राजस्थान का अगर भौतिक विभाजन करें तो 4 प्रकार से बांटा गया है। भौतिक विभाजन में 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। एक नंबर है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला, या सीधा लिख लो अरावली पर्वतमाला। और जो हमारा तीसरा आता है पूर्वी मैदान, और चौथा आता है हाड़ौती प्रदेश। तो राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या इसको कहते हैं थार का मरुस्थल, ठीक है। दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है पूर्वी राजस्थान और चौथा है हाड़ौती प्रदेश। हम आज इस पर डिटेल से बात करेंगे, एक एक टॉपिक को उठा के उस पर बढ़िया तरीके से बात करेंगे, समझने की कोशिश करनी है। देखिए, सबसे पहले हम राजस्थान का मैप बनाते हैं। तो देखिए, राजस्थान के मैप में हम बात करते हैं देखिए, राजस्थान का नक्शा बनाना है हमें, और राजस्थान के नक्शे में क्या करना है, हमें 4 प्रदेशों में डिवाइड करना है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि ये जो क्षेत्र हमारा है, ये है अरावली, अरावली, और इधर क्या आ गया, थार का मरुस्थल, यह हम इसको कह सकते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा जो हमारा यहाँ आता है, ये जो क्षेत्र है
ये है हाड़ौती प्रदेश, और ये जो है इसका नाम है पूर्वी मैदान। तो राजस्थान को जो भौतिक विभागों में बांटा गया है वो 4 प्रकार से बांटा गया है। राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। और अब हम बात करते हैं कि ये जो राजस्थान के भौतिक विभागों में 4 भागों में बांटा गया है वो अवशेष किसके हैं। देखिए अवशेष अगर बात करें किसके हैं, यह हम बात करें तो प्राचीन काल में किस भाग के हिस्से थे। देखिए जब हमने भारत की ज्योग्राफी में पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पेंजिया, पेंथालासा। तो ये मैंने बताया था कि ये जो थार का मरुस्थल है यहाँ कभी महासागर होता था, महासागर होता था, और महासागर का नाम था क्या था, टेथिस। और ये जो पूर्वी मैदान है ये भी क्या है, टेथिस महासागर का हिस्सा है। इसका अर्थ हो गया कि ये जो है थार, पश्चिमी थार का मरुस्थल, ये टेथिस सागर का हिस्सा है, और ये जो मैदान है ये भी किसका है, टेथिस का हिस्सा है। इसके बाद अरावली जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जो ये हाड़ौती प्रदेश है ये भी क्या है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो आगे हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हमने देखा कि जो इसके भौतिक विभाग हैं वो 4 भागों में बांटा गया है। और ये जो भौतिक प्रदेश हैं ये अवशेष किसके हैं, तो ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये टेथिस सागर का अवशेष है, पूर्वी मैदान है ये भी टेथिस सागर का अवशेष है, 2 टेथिस सागर के अवशेष हैं और 2 गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिए हम बात करते हैं थार का मरुस्थल। पहले हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं। और देखिए पश्चिमी ये जो मरुस्थलीय प्रदेश या थार का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस रेखा से इधर, इस रेखा से इधर, ये जो है इस रेखा से इधर पश्चिम की ओर, अरावली के पश्चिम की ओर ये जो थार का मरुस्थल पाया जाता है, ये पूरे राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि राजस्थान का अगर 100% क्षेत्रफल है तो 61.11% भाग पर क्या फैला हुआ है, थार का मरुस्थल फैला हुआ है। तो आपको ये समझना है कि 61.11% भाग पर क्या फैला है, थार का मरुस्थल फैला हुआ है। और पूरे राजस्थान की अगर अपने बात करें पूरे राजस्थान की, तो यहाँ पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। 40% जनसंख्या पॉपुलेशन निवास करती है या जनसंख्या निवास करती है। ये जो है अगर हम बात करें क्षेत्रफल के अनुसार या जनसंख्या के अनुसार, दोनों में ही ये बड़ा है। जनसंख्या वो है वो भी इन तीनों भागों से ज़्यादा यहाँ पे रहती है, और क्षेत्रफल में भी ये है। हम कह सकते हैं राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। हमने जो भौतिक प्रदेशों में 4 भागों में बांटा है, इनमें सबसे बड़ी भौगोलिक जो इकाई है, हमारे भौतिक प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है, वो कौन सा है, अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। दूसरी बात आती है अरावली की। तो मैंने ये बता दिया थार का जो मरुस्थल है
यह 33 सागर का अवशेष है, पूरे राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। आगे हम बात करते हैं अरावली जो है, अरावली इसको कहते हैं मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली जो प्रदेश है ये राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये बिल्कुल मध्य में है, तो इसको लिख देते हैं मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ये जो अरावली प्रदेश है ये मैंने आपको बताया गोंडवाना लैंड का अवशेष है और ये पूरे राजस्थान के 9% भाग पर फैली हुई है। पूरे राजस्थान के 9% भाग पर फैली हुई है और यहाँ पर पूरे राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। पूरे राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। आगे हम बात करते हैं पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान जो है, पूर्वी मैदान है जो हमारा जो पूर्वी मैदान है ये 33 सागर का अवशेष है और ये राजस्थान के 23% भाग पर फैला हुआ है। 23% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भाग पर पूर्वी मैदान फैला हुआ है और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 39% निवास करती है। तो ये क्या है, जनसंख्या 39% निवास करती है और ये है इसका क्षेत्रफल है। आगे हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का पठार सबसे लो हाई है। इसमें अपने कह सकते हैं क्षेत्रफल में भी % कम है और जनसंख्या में भी कम है। तो हाड़ौती का पठार देखिए, हाड़ौती के पठार में क्षेत्र आता है 6.9%। सबसे कम, सबसे छोटा भूभाग यही है, 6.9%, माने पूरे राजस्थान के 6.9% भाग पर अपना हिस्सा रखता है और यहाँ जनसंख्या जो है वो 11% निवास करती है पूरे राजस्थान की। अगर 100% जनसंख्या है तो 11% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान, अब ये देखिए बात आती है राजस्थान जो है, राजस्थान वो किसका हिस्सा है? अगर भारत की बात करें तो ये अरावली पर्वतमाला है, ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। आप भारत के भूगोल में हमारे बीए थर्ड ईयर, बीएड थर्ड ईयर और हमारी एमए जो है फाइनल ईयर, इसकी जो हमारे भारत के भूगोल की जो बुक चल रही है उसमें जाके आप वीडियो देखना। उसमें मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमारा वीडियो आया हुआ है, उस वीडियो को देखना भारत के भौतिक प्रदेशों में। तो उसमें मैंने बताया था कि अरावली जो पर्वतमाला है ये प्रायद्वीप का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के उच्चावच भौतिक प्रदेश भारत के मैदानी प्रदेश व प्रायद्वीप के भाग है। आगे हम बात करते हैं, देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि इसका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पूरे राजस्थान में क्षेत्रफल में 61.11% भाग पर पाया जाता है, जबकि जनसंख्या 40% निवास करती है और अवशेष क्या है 33 महासागर की है। इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति की अगर बात करें तो हेडिंग लगा लेते हैं इसको आगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। हेडिंग लगाइए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर बात करेंगे अपने, हाँ भाई, तो ये हमारा क्या है, ये अरावली थी, इसे कहते हैं मध्यवर्ती अरावली। अरावली जो है राजस्थान को 2 भागों में बांटती है और ये अरावली के पश्चिम दिशा में जो हमारा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, इसे कहते हैं थार का मरुस्थल। यह हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्या कहते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये हमारे राजस्थान के 4 जो भौतिक भाग है उनमें सबसे बड़ा भौतिक इकाई। तो यहां लिखना आपको सबसे बड़ी भौतिक इकाई क्षेत्रफल में।
सबसे बड़ी भौतिक इकाई। राजस्थान की सबसे बड़ी भौतिक इकाई है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अवशेष किसका है? तैतीस सागर का। तैतीस सागर का अवशेष है। आगे हम बात करते हैं, तैतीस सागर का अवशेष है और इसकी जो लंबाई है, ये जो लंबाई है इसकी, ये 640 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है ये 300 किलोमीटर है। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। यहां पे हेडिंग लगा लो और एक एक टॉपिक को लिखते जाओ। सबसे पहले हम पहली इकाई जो हमारी राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश की है उसकी बात करते हैं। तो लिखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल प्रदेश। ठीक है, अब देखिए हमने बात की है इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर। अवशेष किसका है? 33 सागर का। 33 सागर का। ठीक है, अवशेष किसका है? 33 सागर का है। विस्तार कहां है इसको? यह है कहां पर यह विस्तार? अरावली के पश्चिम दिशा में। कहां पर है? अरावली के पश्चिम दिशा में। आगे इसकी जलवायु कैसी है? एक एक टॉपिक को ध्यान रखना है। शुष्क जलवायु है, शुष्क जलवायु है। इसका ढाल किधर है? ढाल, तो ढाल है हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर ज्यादा डिटेल करनी है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। नदियों, अगर आपको किसी भी भौतिक इकाई का ढाल देखना है तो आप फटाक से उस नदी को पकड़ लो जहां पे वो नदी बहती है। कोई भी नदी है, अगर आप नदी को पकड़ोगे तो आप उस भौतिक प्रदेश का ढाल अवश्य जान लोगे। इसके बाद मैंने ढाल बता दिया, जलवायु बता दी। यहाँ की जो मुख्य फसल है वो कौन सी है? बाजरा। मुख्य फसल। यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? लूणी। ठीक है, इसके बाद मुख्य नहर कौन सी है? नहर IGNP। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान कैनाल है, वो इसकी यहाँ पर मुख्य नहर है। यहाँ पर सिंचाई करने की महत्वपूर्ण इकाई है और मुख्य नदी जो है वो लूणी नदी है। यहाँ की जो मुख्य फसल है वो बाजरा है। इसका क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया। इसकी औसत ऊंचाई है वो है 150 से 300 मीटर। औसत ऊंचाई देखिए, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर। सभी हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो हमारी है वो
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात चल रही है, इसमें हमने क्षेत्रफल कर लिया, ऊंचाई कर ली, ढाल कर लिया। आगे हम बात करते हैं इसकी जलवायु कर ली। यहाँ पे औसत वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो औसत वर्षा है वो 20 से 50 सेंटीमीटर होती है। यहाँ जो अधिकतम तापमान होता है, अधिकतम तापमान इस प्रदेश का वो ग्रीष्म काल में होता है और ग्रीष्म काल में 49 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है। जबकि इसका जो न्यूनतम तापमान होता है, न्यूनतम तापमान वो शीतकाल में होता है, जनवरी माह में, और वो होता है -3 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम। तो ये हमारा हो गया, हमने बात की है -3 डिग्री तक इसका तापमान पहुंच जाता है। तो इसमें जो है मुख्यतः जो मिट्टी जो पाई जाती है, मिट्टी इस क्षेत्र में मिट्टी जो है, मिट्टी बलुई या रेतीली, बलुई या रेतली मिट्टी पाई जाती है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का जो मरुस्थल है, राजस्थान के जो अंदर आता है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, अरावली के पश्चिम भाग में जो थार का मरुस्थल है, उसके बारे में हमारी बात चल रही थी। एक बार इसके बारे में थोड़ा दोबारा और देख लें तो देखिए, इसके जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है, गंगानगर से उत्तर से नीचे हम बात करते हैं, इसकी जो लंबाई है वो है 640 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है जो 300 किलोमीटर है। ये जो भौतिक इकाई है ये 33 महासागर का अवशेष है। इसका विस्तार बात करें तो पाकिस्तान के सारे अरावली के पश्चिम दिशा में, पाकिस्तान और अरावली के बीच में पाया जाता है। शुष्क है, जिसकी जलवायु है वो शुष्क है। इसका ढाल है जो हम बात कर सकते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर है। यहाँ की जो मुख्य फसल है वो बाजरा है। यहाँ की जो मुख्य नदी है वो लूनी है। यहाँ की जो मुख्य नहर है वो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। यहाँ जो अधिकतम तापमान होता है वो ग्रीष्म काल में होता है, जुलाई माह में 49 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और न्यूनतम जो तापमान होता है वो शीत ऋतु के अंदर जनवरी माह में होता है -3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 150 से 300 किलोमीटर है और इसकी में औसत वर्षा जो है वो 20 से 50 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। और यहाँ पर जो मिट्टी है वो बलुई या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ये तो हमारा हो गया थार के मरुस्थल का नॉर्मल जानकारी या सामान्य जानकारी। इसके साथ साथ अगर आप ये और भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पर जो मुख्य वनस्पति है वो कंटीली वनस्पति है। मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति है, कंटीली वनस्पति, जिसमें बेर, केर, ओक, ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो कांटों वाली बबूल जैसी यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कृषि अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो हमारा है, राष्ट्रीय एग्रीकल्चर जो हमारा है रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा राजस्थान के 12 जिलों को पश्चिमी थार के मरुस्थल में शामिल किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने राजस्थान के 12 जिलों को पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल किया है। अगर आप उसके जिले देखने चाहो तो आप श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, इसके साथ साथ हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और पाली, ये जो 12 जिले हैं, ये 12 के 12 जिले आपको मिलेंगे पश्चिमी थार के मरुस्थल में। यहाँ पश्चिमी थार के मरुस्थल में बनने का जो योगदान है वो 2 प्रकार की योगदान है। बना कैसे?
मरुस्थल बनने में योगदान, मरुस्थल बनने में योगदान किसका है? किसका योगदान है? दो है। एक प्राकृतिक कारकों का योगदान है, प्राकृतिक कारकों का योगदान है, जिसमें सूखा पड़ना, बरसात की कमी होना, उच्च तापमान होना, वनस्पति का अभाव होना, ये प्राकृतिक कारक है। और तीसरा जो दूसरा कारक है वो मानवीय कारक है। मानवीय कारक माने अनियंत्रित पशुचारण करना, अत्यधिक पशुचारण करना, अत्यधिक वनस्पति काटना आदि इसी के कारण है जो मानवीय कारक है। जैसे अनियंत्रित पशुचारण करना, जल व मृदा का अनुचित उपयोग करना, वृक्षों की कटाई करना, ये सारे के सारे हो गए। विश्व में अगर विश्व के मरुस्थलों की इसकी तुलना करें तो ये जो मरुस्थल है विश्व के मरुस्थलों में सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल है। अगर हम विश्व के जितने भी मरुस्थल है, चाहे गोबी का मरुस्थल है, चाहे आटाकामा का मरुस्थल है, चाहे हम बात करें जो ये कालाहारी का मरुस्थल है, या तो ये सारे के सारे विश्व में जितने भी मरुस्थल है। देखिए मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, पहले बात कर लेते हैं मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है मरुस्थल कितने प्रकार का होता है, तो मरुस्थल दो प्रकार का होता है। एक ठंडा मरुस्थल होता है और एक गर्म मरुस्थल होता है। हम बात करते हैं मरुस्थल क्या अर्थ क्या होता है, मरुस्थल का अर्थ क्या होता है। हम तो ये सोचते हैं कि यहाँ पे बरसात नहीं होती, यहाँ पे तापमान ऊंचा रहता है तो वो मरुस्थल है। ऐसा बात नहीं है। मरुस्थल होता है कि धरातल का वह भाग जहाँ पर वनस्पति का आवरण, ठीक है, मन हम कह सकते हैं धरातल का वह भाग जहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती और जलवायु जो तत्व होते हैं वो मानव के अकॉर्डिंग अनुकूल न हो, तो वो एक मरुस्थल प्रदेश है। ठंडे मरुस्थलों में जैसे अपने बात करते हैं काल जो हमारे ध्रुवीय प्रदेश हैं जहाँ पर एस्किमो जनजाति रहती है, तो वो एक क्या ठंडा मरुस्थल है जहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी होती है। वहाँ वनस्पति के कोई नाम का साक्ष्य भी नहीं है और वहाँ पे लोग भी बहुत कम रहते हैं। उसी प्रकार गर्म मरुस्थल जैसे थार का मरुस्थल, ये गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। यहाँ पे लोग कम रहते हैं और वनस्पति का अभाव पाया जाता है। उसके बाद में हमने कर लिया बनने का कारण क्या, प्राकृतिक और मानवीय कारक है। इसके बाद में मैंने आपको बनाया विश्व के मरुस्थलों की तुलना की जाए तो विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ जो मरुस्थल है वो कौन सा है, यही है। विश्व में जितने भी मरुस्थल है उनमें सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सा है, ये पश्चिमी थार का मरुस्थल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इसी का पाया जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इसी में पाया जाता है, सर्वाधिक जैव विविधता इसी में पाई जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या इसी में पाई जाती है, सर्वाधिक धात्विक खनिज जल भंडारण नवीन मरुस्थल ये इसी को कहा जाता है। भारत के संपूर्ण मरुस्थल का राजस्थान में, देखिए भारत के मरुस्थल की बात करें, भारत के मरुस्थल का 62% भाग राजस्थान में है। अगर भारत में 100% मरुस्थल है तो राजस्थान में कितना परसेंट है, 62%। इसके बाद हम बात करते हैं थार के मरुस्थल का राजस्थान में हिस्सा, तो वो है हाँ भी आगे थार के मरुस्थल का वो है 60%, 60 पॉइंट कुछ है। आगे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने जैव विविधता को देखते हुए इसे रुक्ष प्रदेश की संज्ञा दी है। आगे हम बात करते हैं मरुस्थलीय भाग को धरातल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, महान मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल और लघु मरुस्थल। अब हम बात करते हैं इसकी प्रकार। पश्चिमी मरुस्थलीय के कितने प्रकार हैं वो बात करते हैं। पश्चिमी जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 2 भागों में बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसके प्रकार बात करते हैं। प्रकार के प्रकार, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के प्रकार। तो ये जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 2 भागों में बांटा गया है और वो किसके आधार पर बांटा गया, शुष्कता के आधार पर, शुष्कता के आधार पर।
देखिए शुष्कता के आधार पर ये जो हमारा है इसे कहते हैं पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, और ये हमारा जो है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल है। तो इसके मैं आगे बता देता हूं। इसको दो भागों में बांटा गया, यहां आपको मैं बड़े तौर पे बता देता हूं। एक तो है शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब देखिए आगे, शुष्क जो मरुस्थल है इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है। इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और जो दूसरा है वो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त माने नहीं है, नहीं, और युक्त माने है। बालू का स्तूप माने रेत के टिल्ले युक्त प्रदेश। ऐसा क्षेत्र जहां रेत के टिल्ले पाए जाते हैं उन्हें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहा जाता है, और जहां पर बालू का स्तूप मुक्त माने वहां रेत के टिल्ले नहीं पाए जाते, इसे कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। कुछ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, चट्टानी भाग है, पथरीला भाग है, और वहां पर रेत के टिल्ले नहीं पाए जाते, लेकिन वो चट्टानी या पथरीला होने के कारण कृषि योग्य नहीं है, इसलिए वो मरुस्थली है। दूसरा आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल में। अर्ध शुष्क मरुस्थल में बात करें तो इसके चार भागों में से पुनः आगे बांटा गया है। इसको चार भागों में पुनः बांटा गया है, और इसे चार भागों में आगे बांटा गया है। तो यह हमारा है घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन, ये हमारा है शेखावटी बेसिन या शेखावटी प्रदेश, और ये आ गया हमारा नागौर उच्च भूमि, और ये आ गया लूणी बेसिन। तो देखिए चार भागों में पुनः बांटा गया है। एक नंबर घग्गर बेसिन, दो नंबर पे शेखावटी प्रदेश, तीन नंबर पे है नागौर उच्च भूमि, और चार नंबर पर है लूणी बेसिन। आज की क्लास हमारी यहां तक ही चलेगी। कल हम शुष्क मरुस्थल और अशुष्क मरुस्थल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज जो आपको करवाया है उसको आप थोड़ा ध्यान से उसको देखना और रिवीजन करना। धन्यवाद।